हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं एमएसटी सीईटी का 2021 का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गया। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब एग्जाम होगा, एक्चुअल डेट क्या होगा, हॉल टिकट कब आने वाला है, रिजल्ट कब तक जनरेट होगा, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स कब से जनरेट होंगे। तो पूरा का पूरा अपडेट मैं लेके आया हूं। तो ये वीडियो हर उन स्टूडेंट के लिए जो 12th के बाद जो एमएसटी सीईटी देखिए टेक्निकल फील्ड के लिए, मतलब आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो या मेडिकल फील्ड के लिए जा रहे हो या बीएससी ऑनर आप कर रहे हो, सभी के लिए मैं पूरा अपडेट लेके आया हूं। स्टूडेंट्स, तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है एंड मैं पूरा जो आपके ऑफिशियल साइट्स पे अगर आप जाओगे तो आप देखते हो कि डाउनलोड्स में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो इनको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में दिया है। तो मैंने आपके लिए वो पूरी चीज पढ़ ली है। अब हम पूरा देखने वाले हैं। मैं एक चीज बहुत क्लियर बोल देता हूं स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट अभी तक इस चीज को नहीं पढ़े हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आप सीईटी के पेपर के लिए एलिजिबल भी नहीं हो सकते, ऐसा होगा, या आपको लास्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे रोज आपके पास एमएसटी सीईटी के अपडेट्स आते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी बीएससी ऑनर वाले स्टूडेंट्स हैं, बी वाले स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी देके जो मेडिकल फील्ड में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए पूरी अपडेट लेके आया हूं। तो यहां पे जब हम उसको पढ़ना चालू करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एमएसटी सीईटी 2021, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें दी गई है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधे मुद्दे की बात लेके आता। आपको मालूम है इंडिया बडी में कोई टाइम पास नहीं होता, सीधा मुद्दे की बात पे आती है। तो सबसे पहली चीज है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 8 जून से स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से स्टार्ट हो चुका, और वो कब तक जाएगा? 7 जुलाई 11:59, मतलब रात के 12 बजे तक। फिर उसके बाद जो कंफर्मेशन का रहेगा आपको वो आएगा 8 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा 15 जुलाई तक। अगर आपने लेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको लेट फीस 500 रुपीज भरनी पड़ेगी। तो पेमेंट ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड सिर्फ 15 जुलाई तक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लोग पूछेंगे सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन का डेट क्या रहेगा एंड सेंटर का ये क्या रहेगा। अगर 15 जुलाई तक पेमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, सो आपके एडमिट कार्ड को मिनिमम, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 15 डेज लगेंगे, लेकिन उससे ज्यादा ही लगने वाले हैं। वो जाएगा लगभग आपके 15 अगस्त के आसपास। अगर गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम करता है तो आपके एडमिट कार्ड 1 अगस्त तक आ सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं यूजुअली वो जाएगा 1st या 2nd वीक ऑफ योर अगस्त तक। तो एग्जाम कब होगा? एग्जाम के जो एकदम मिनिमम जो चांसेस है वो है अगस्त के लास्ट वीक में, नहीं तो आपके एग्जाम जो है वो सितंबर में भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज बहुत क्लियर बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली काम किया तो आपका एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा, और अगर थोड़ा सा भी डिले हो रहा है तो वो आपका पेपर सितंबर में होगा। इस चीज को आप क्लियरली समझ के रखिए। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिया है, यहाँ पे पेपर होगा कैसे। अगर आप पीसीएम दे रहे हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या आप पीसीबी दे रहे हो, तो उन सभी के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये बीएससी ऑनर वाले, फार्मेसी वाले, बी वाले, सब लोग को मैं कंबाइंड में पूरा बता रहा हूं। तो आपका पेपर कब होगा? आपके 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। पहला शिफ्ट रहेगा 9 to 12 एंड दूसरा शिफ्ट रहेगा 2 to 5। ओके स्टूडेंट्स, 9 से 12 एंड 2 से 5, मतलब 3-3 घंटे के शिफ्ट रहेंगे। सिमिलरली पीसीबी वाले के लिए भी 9 से 12, 2 से 5। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना एंड प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है कि एग्जाम कब, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। जब एग्जाम ही आपका अगस्त या सितंबर में होगा तो आपके रिजल्ट आते आते अक्टूबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, या सितंबर के लास्ट वीक, ज्यादा से मिनिमम में बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे वही सेम चीज आपको बताया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला गया है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए जितने भी स्टूडेंट्स को जाना है उनको कंपलसरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देना सीईटी में। ओके, तो जो बीएससी ऑनर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम ऐसे ही एक पीडीएफ आई है। उस पीडीएफ में सिर्फ आप ये सब्जेक्ट्स देख लेना एंड आपका बस सिलेबस, बाकी पूरा का पूरा पीडीएफ लगभग सेम है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। सिमिलरली बोला जा रहा है फर्स्ट ईयर फार्मेसी या
फार्म डी डिग्री जो करना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, लेकिन उनका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो मैथ्स या बायोलॉजी हो सकता है। ओके, सो फॉर फार्मेसी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है यहाँ पे ये बताया। और जिन स्टूडेंट्स को जो फिजिकली जिनको प्रॉब्लम है उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये तो हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि जिनको फिजिकली इशू होता है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। दूसरी, अब यहाँ पे थोड़ा उन्होंने MST CET के बारे में बताया है, रूल्स बताया कि इसमें ये शब्द वो आप इग्नोर मार सकते हैं, ये सिर्फ कानूनी भाषा जिसको हम बोलते हैं उस चीज़ को रखा गया है। अब यहाँ पे सिलेबस एंड ये क्या है, तो BSc ऑनर वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप सिलेबस अपने उसमें से देख सकते हैं। उसके नीचे की पार्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब एग्जैक्टली सेम है। तो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आपका महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस होगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पे बोला गया अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चन जो रहेंगे वो 11th स्टैंडर्ड से रहेंगे एंड 80% 12th के रहेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अप्रॉक्सीमेटली बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है। तो आप ये मत मान के चलना कि एग्जैक्ट 20, अप्रॉक्सीमेटली। तो वो 15% भी हो सकते हैं, वो 18% भी हो सकते हैं। तो मतलब आप ये मत सोचिए कि 20% क्वेश्चन तो 11th के ही रहेंगे, नहीं, अप्रॉक्सीमेटली बोला गया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है। दूसरी चीज यहाँ पे बोला है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वो जेई मेंस के बराबर रहेगा स्टूडेंट्स, जेई मेंस के बराबर। एंड जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो देने वाले हैं उनके नीट के बराबर रहेगा। एंड जो क्वेश्चन रहेगा वो मेनली एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर रहेगा। मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, बहुत लोग 12th की बुक पढ़ लेते हैं या वो कहीं पे वीडियोस देख रहे हैं, उनको लगता है कि सिर्फ डेरिवेशंस याद कर लिया या फॉर्मूलास याद कर लिया तो चीजें आ जाएंगी। नहीं, आपको एप्लीकेशन बेस पे होना चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक फिजिक्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूं, उस लिंक से आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, आपका सीईटी का फिजिक्स निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी फिजिक्स के वो कवर मैंने कर दिया। देखिए सीईटी में आउट ऑफ मार्क्स किसी को नहीं मिलता, तो अगर आप कम समय में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो वो लिंक्स पढ़ लीजिए, उसमें मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के चैप्टर से एक चैप्टर के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 1-2 चैप्टर उसमें हमने जानबूझ के मिस किया है ताकि ये लास्ट मोमेंट का क्रैश कोर्स है, ताकि बच्चे लोग को उस चैप्टर के ऊपर फोकस ना। अगर आप इतने ही चैप्टर पढ़ के जाते हो ना तभी भी आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। एंड अगर आपको केमिस्ट्री एंड मैथ्स के बारे में, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में भी देखना है तो उनके बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है, वो जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप एग्जैक्टली उनको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, क्योंकि जो आपको बोला गया है जेई और नीट के लेवल का ही रहेगा, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे वही बताया कि मैथ्स में जो आपको देखिए, मैथ्स में टोटल आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो 100 हो जाएगा 90 मिनट्स का। सिमिलरली फिजिक्स के लिए आपको 10 क्वेश्चन 11th के रहेंगे एंड 40 क्वेश्चन आपके 12th के रहेंगे, तो 100 मार्क्स। तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर एक साथ रहेंगे जो आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद आपका मैथ्स का पेपर चालू होगा। सिमिलरली अगर कोई पीसीबी लेता है तो उसका पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होगा, उसके बाद बायोलॉजी। तो अब लोग बोलेंगे कि क्या सर हम एक साथ शिफ्ट कर सकते? नहीं, जैसे आपका 9 बजे का शिफ्ट स्टार्ट हुआ ना, तो 9 o'clock से जैसे आप कंप्यूटर पे चालू करोगे तो आपको पहले 1.5 घंटे के लिए सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस दिखेंगे, तो आपको वो चीज को सॉल्व करना है। जैसे 1.5 घंटा हो जाएगा आपका वो ऑटो सबमिट कर लेगा और फिर तुरंत आपका मैथ्स रहेगा या बायोलॉजी रहेगा वो चालू हो जाएगा। तो इस चीज को समझ के रखिए स्टूडेंट्स, आप मिक्स नहीं कर सकते हैं और आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे बोला गया 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस रहेगा उसमें से जो पार्ट को एक्सक्लूड किया है, मतलब जो याद है कोरोना के कारण कुछ सिलेबस कम कर दिया गया था 12th के पेपर से, तो उनको निकाल दिया जाएगा। मतलब 11th का जो पार्ट बोला गया वो आएगा, प्लस 12th में सिर्फ वही पार्ट आएगा जो जिसमें से पार्ट में सिर्फ वही पार्ट आएगा जो डिलीटेड नहीं है 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, सो 11th के सिलेबस इन्होंने दे दिए है, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए 11th में से अगर 10 क्वेश्चंस यहीं से 20%, लगभग 20% इसमें से आ रहे हैं, तो आउट अगर आप देखोगे तो आपको अराउंड 40 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आएंगे। सो इफ यू सी 40 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 10 10 10, सो ये आएगा आपका 30 फॉर पीसीएम एंड 10 10 20 फॉर पीसीबी। लेकिन मार्क्स जो देखोगे 40 मार्क्स आपके लगभग जो है वो 11th स्टैंडर्ड से आएंगे। तो सिर्फ अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो 40 मार्क्स आपको मिल ही रहे हैं। प्लस 12th में अगर आप हाफ भी लेके आते हो तभी भी आपका जो स्कोर होगा वो 120 होगा, जो बहुत अच्छा स्कोर है। स्टूडेंट स्ट्रैटेजिकली चलिए, अब यहाँ पे बोला गया कि MST CET का जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल बेस पे होगा अगर पेपर ऑनलाइन हो रहा है, और परसेंटेज के बेस पे होगा अगर पेपर ऑफलाइन हो रहा है। स्टूडेंट्स अब कुछ लोग कहेंगे सर पेपर तो ऑनलाइन हो रहा था ना, नहीं, वो ऑफलाइन भी हो सकता है कहीं कहीं पे।
ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपका टाइम बचा दिया है ताकि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश, मराठी एंड उर्दू में रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को मराठी एंड उर्दू चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन के भरते समय आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा मराठी एंड उर्दू रहेगा। अगर आप उस चीज़ को नहीं फिल करते तो आपको पेपर इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो इसमें मराठी, इंग्लिश एंड उर्दू में कौन से पेपर रहेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन मैथ्स जो रहेगा वो आपका 101% इंग्लिश में ही आएगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि जो स्टूडेंट्स मराठी एंड उर्दू में दे रहे हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन समझने में, तो वो इंग्लिश को भी रेफर कर सकते हैं। मतलब उनको मराठी में भी क्वेश्चन दिया रहेगा प्लस इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। एंड अगर वो दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार इंग्लिश के क्वेश्चन में उसका मीनिंग कुछ और बन रहा है और मराठी या उर्दू के क्वेश्चन में उसका मीनिंग कुछ और बन रहा है, तो आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही रेफर करना है। ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल रहेगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट को बहुत केयरफुली भरना पड़ेगा। एक बार अगर उन्होंने सबमिट कर दिया, लैंग्वेज नहीं डाला मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो फिर उनको आगे चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम्स के सेंटर कौन से आ सकते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रहेंगे स्टेट के या कैपिटल डिस्ट्रिक्ट। कुछ स्टूडेंट्स बाहर आउटसाइड महाराष्ट्र भी पेपर देते हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ के भी स्टूडेंट्स पेपर दे सकते हैं अगर वहाँ पे कैंडिडेट है तो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई, द सेंटर वंस अलॉटेड शाल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार आपको सेंटर दे दिया गया तो आपको फिर चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए स्टूडेंट सेंटर भरते समय ध्यान से भरे। इफ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर द बोथ ग्रुप पीसीएम, मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स पीसीएम एंड पीसीबी दोनों देना चाहता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको 2 अलग सेंटर लगे। अब आप बोलोगे सर 2 अलग सेंटर, हाँ मतलब अगर आप 2 पेपर देना चाहते हो तो ऐसा ना आप सोचिए कि एक ही जगह पे मेरा दोनों सेंटर, नहीं 2 अलग हो सकते हैं। तो उसको एक पीसीएम के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, पीसीबी के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। ये भी चीज़ आपको समझ में रखनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो सीईटी सेल है, स्टेट सीईटी सेल है, वो बेसिकली ट्राई करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट आपने भरा है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दिया जाए, दैट जो कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर दिया जाए या उसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट फुल हो गई है तो सीट्स फुल हो गई तो आपको नियर बाय में उसको एग्जाम सेंटर दिया जाए। लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन जो है वो स्टेट सीईटी ही डिसाइड करेगा। मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ए डिस्ट्रिक्ट का है एंड उसको ए डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला और उसको कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में मिल गया जो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। फाइनली जो सीईटी सेल ने दे दिया वही डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको एग्जाम सेंटर में जाके देना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो वो मैटर करता है। स्टूडेंट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, यहाँ पे दिया गया है टाइप डी एंड टाइप ई। अब लोग बोलेंगे सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि टाइप ऑफ कैंडिडेट के लिए वीडियो क्या, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको अपना टाइप ही नहीं मालूम रहेगा ना तो आपको एडमिशन के समय बहुत परेशानी हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो प्लीज स्टूडेंट्स उसको देख लीजिए। फिर यहाँ पे आगे आपको बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज है, जिन स्टूडेंट्स को बीटेक देना है, ठीक है, यहाँ पे बोला इट इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर एमएसटी सीईटी 2021 फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर माइनॉरिटी कैंडिडेचर सीक्स एडमिशन टू बीटेक। मतलब जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के हैं एंड उनको बीटेक के लिए जाना है तो उनको एमएसटी सीईटी देना ही होगा। मतलब अगर आपने जेईई दिया है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने जेईई दिया है और वो सोचेंगे मैं जेईई के बेस पे एडमिशन ले लूँ और आपने सीईटी नहीं दिया तो आपको महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उनको वो कॉलेजेस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो इस चीज़ को आप मान के चलिए। तो आप भले आपके जेईई में जितना भी अच्छे स्कोर हो, आप एमएसटी सीईटी जरूर देना, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एमएसटी सीईटी नहीं भी देते तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका जेईई मेंस के जो स्कोर है उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर एमएसटी सीईटी के स्कोर के लिए। तो मतलब जो आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके जेईई के स्कोर को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाद में उनके सीईटी के स्कोर को।
सिमिलरली फार्मेसी के लिए भी यही बोला है कि जो स्टूडेंट्स फार्मेसी देना चाहते हैं उनको भी सीईटी देना जरूरी है। एंड जो स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया के हैं, सॉरी आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं, उनके लिए यही चीज़ है कि आपको सीईटी नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन आपको नीट देना पड़ेगा। नीट के स्कोर के बेस पे ही आपका, और नीट का जो स्कोर है वो बेसिकली प्रिफर्ड होगा एमएसटी सीईटी के स्कोर पे, मतलब नीट के स्कोर को पहले देखा जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर अगर हम आउटसाइड महाराष्ट्र है लेकिन हमने नीट नहीं दिया या हमने जेई नहीं दिया और हम सिर्फ सीईटी दे के आना चाहते हैं तो क्या हम आ सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप आ सकते हो, लेकिन आपके पहले जो बच्चे लोग ने जेई दिया है उनको कंसीडर किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को भी आप समझ के चलिए। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्राइटेरिया आ गया कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या फंडा है क्या। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, तो जितने लोग बीएससी ऑनर देना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बस ये क्राइटेरिया आपके लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट से देख लीजिए। बाकी इसके आगे के जो भी चीज़ हम बताएंगे वो सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या है। तो जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं उनको फिजिक्स, 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी होना चाहिए। उन्होंने 12th फिजिक्स एंड मैथ्स से दिया ही रहना चाहिए, लेकिन जो उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है वो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट या कंप्यूटर साइंस के बेस पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके बेस पे उनको पेपर देना चाहिए। तो उनके लिए कंडीशन क्या है? दे शुड हैव मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हो और आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी के या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैटेगरीज में आते हो। अब लोग पूछेंगे सर 45% मार्क्स मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो एक शब्द दिया है अबाउ सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया, अबाउ सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि मान लीजिए मैंने फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री लिया था 12th स्टैंडर्ड में, मुझे फिजिक्स में मिला 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, मैथ्स में मुझे मिला 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरा स्कोर कितना हुआ स्टूडेंट्स? आई गॉट 100 मार्क्स आउट ऑफ 200। एंड मुझे केमिस्ट्री में वापस मिला 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत कम मार्क्स ला रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मेरा टोटल स्कोर कितना हुआ? 150 मार्क्स आउट ऑफ 300, सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट का। तो फिजिक्स एंड मैथ्स तो कंपलसरी रहेगा। थर्ड सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल में केमिस्ट्री लिया, आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में मुझे मिला 150 मार्क्स आउट ऑफ 300, मतलब मुझे इन तीनों के कंबाइंड में कितना परसेंटेज बन रहा है? आधा, मतलब 50%। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस, 45% तक अलाउ है, मिनिमम 45 होना चाहिए। मेरा तो 50 है, यस मैं एलिजिबल हूँ। एंड स्टूडेंट्स, ये तो अबाउ सब्जेक्ट हुआ, और साथ ही साथ स्टूडेंट को सीईटी में नॉन जीरो स्कोर होना चाहिए। ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना तो 45% के ऊपर तो आपके वो 3 सब्जेक्ट में तो मार्क्स होने चाहिए जब हम टुगेदर लेंगे। एंड सीईटी में भी नॉन जीरो होने चाहिए। किसी को लगा मेरे को जीरो मिला तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बोला गया है कि पास, यहाँ पे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी बोला जा रहा है कि जो डिप्लोमा से पास होके आ रहे हैं तो वो डिप्लोमा पास होने चाहिए, उनको 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एंड जो बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं या डिसेबिलिटी में, तो उनके लिए 40%। यहाँ पे आगे आपको सेम ये ऑल इंडिया कैटेगरी के बेसिक में बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए यही है 45% मार्क्स। लेकिन मैं मेन प्रिफर्ड मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो महाराष्ट्र के होते हैं। जो सिमिलरली जो फर्स्ट ईयर फार्मेसी में जाना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप वेट कीजिए, आगे बहुत बड़े बड़े अपडेट है इसमें। ये फिलहाल सिर्फ सिलेबस है, इसके नीचे के पॉइंट को मिस कर दोगे तो फंस जाओगे। सो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो बेसिकली उनको कंपलसरी है, लेकिन मैथ्स जो है या बायोलॉजी में से वो ले सकते हैं। मिनिमम उनको भी 45 मार्क्स होने चाहिए एंड जो उनके सीईटी स्कोर होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, ऐसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे फार्मा डी के बारे में दिया गया, उनको भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ्स एंड बायोलॉजी, लेकिन इनके लिए कंडीशन है 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 50% मार्क्स इन अबाउट सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर, एंड जो कैटेगरी में आते हैं उनको 45%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेमेंट कैसे करना है। एक बार आपने पेमेंट कर दिया वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अब आपको कंफर्म रखना है कि एक बार आपने भर दिया तो भर दिया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर सीईटी के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली। नहीं, सीईटी की फीस है 800 रुपीज़ फॉर नॉन रिजर्व कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं एंड 600 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप पीसीएम एंड पीसीबी दोनों देना चाहते हैं तो जो नॉन रिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी वाले उनको 1600 रुपये भरने पड़ेंगे, 800 और 800 2 बार,
एंड जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 1200 भरने पड़ेंगे, 600 2 बार। ठीक है, उसके बाद हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट, देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी आपको देख लेना है 31 मार्च 2022 तक का बनाना है, और ये आपको कब देना है, जब आपका कैप का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, मतलब सीईटी का रिजल्ट लगने के बाद जब आप एडमिशन के लिए, मतलब आपके पास 2 से 3 महीना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं बनाया बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स होने के बावजूद, कैटेगरी के होने के बावजूद उनको जनरल कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ये मिस्टेक मत करना स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे लेट फीस लगेगा, अगर आपने पेमेंट लेट किया तो आपको 500 रुपये दोनों जन, मतलब भले आप जनरल कैटेगरी से हो या आप कास्ट कैटेगरी से हो, आपको 500 रुपीज़ लेट फीस लगने वाला है। यहाँ पे बोला गया है जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, उसको आपको स्टोर करना है। फिर कैंडिडेट्स जो है वो एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और वो चाहता कि मैं वापस भरूं, तो उसको पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ठीक है, कैंसिल किया तो जो फीस भरी तो वो मिलेगा नहीं। in any case the candidate has cancelled his application, the fees paid for the same will not be refunded अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर आप फॉर्म भर के फी पेमेंट करके फिर आप सोचते हो कि नहीं मेरा कुछ मिस्टेक हो गया, मुझे वापस करना है, तो आपको वापस पैसे भरने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैंडिडेट को नोट करना है कि जब वो पेपर देने जाए तो उनके पास एडमिट कार्ड रहे, उसका प्रिंट आउट रहे, वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, ओरिजिनल। स्टूडेंट्स जेरोक्स कॉपी नहीं चलने वाला है, यहाँ पे मेंशन किया है नो कलर फोटो कॉपी या सॉफ्ट कॉपी विल बी अलाउड। ओरिजिनल प्रूफ लेके आना है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। अब लोग पूछेंगे सर आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, बताता हूँ। यहाँ पे एडमिट कार्ड का तो आपको प्रिंट आउट लेके आना है। आइडेंटिटी प्रूफ में एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी नाम आपके एडमिट कार्ड पे वही नाम होना चाहिए। मतलब कोई ये ना बोले कि सर मेरा एडमिट कार्ड पे नाम एक्चुअल नाम ये है, वो आधार कार्ड या पैन कार्ड पे कुछ तो मेरा नाम थोड़ा अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, जिसमें सेम स्पेलिंग है वही वाला लेना। तो आप पैन कार्ड ला सकते हो, आप इंडिया के पासपोर्ट्स ला सकते हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हो, वोटर कार्ड ला सकते हो, बैंक पासबुक ला सकते हो विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गैजेट ऑफिसर। मतलब जो भी चीज़ें। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आधार कार्ड चलेगा, यस चलेगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया है कि देखिए आइडेंटिटी प्रूफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्कूल, या आइडेंटिटी कार्ड आपका भी चलेगा, स्कूल का, कॉलेज का, आप जिस कॉलेज से पढ़े, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी चलने वाला है। यहाँ पे बोला गया कि लेकिन अगर उनको डाउट आता है कि कैंडिडेट का कुछ भी चीज़ का मिस्टेक है तो वो आपको पेपर देने से मना कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ करेक्ट चीज़ लेके जाना। राशन कार्ड एंड लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलने वाला है, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा और आपको अंदर भी नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो आप पेपर नहीं दे सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज आता है कि सर ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसका स्क्रीन कैसे दिखेगा, क्या, मैं सब कुछ आगे के वीडियोस में डालने वाला, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी है। यहाँ पे आपको बताया है कि जो स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हमने देख लिया कि ये पहले चीज़ देख लिया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देंगे, मैथ्स के 2 मार्क्स के। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देने वाले को 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है 180 मिनट्स में, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने वही बताया कि जो कैंडिडेट मराठी और उर्दू से देख रहे हैं उनको अगर कोई भी डाउट है तो ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन को ही रखा जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग बनने वाला है वो ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो पीसीबी देने वाले हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। सो आपको 180 मिनट्स के अंदर 200 क्वेश्चंस करने होंगे। फिर हम और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन और क्या क्या दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे वही सेम चीज़ बताया कि पहले 90 मिनट्स में आपको सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। जैसे 90 मिनट्स हो जाएंगे वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शब्द दिया है ऑटो सबमिट, फिर मैथ्स या बायोलॉजी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो इस चीज़ को आप याद रखना स्टूडेंट्स कि आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं मैथ्स सॉल्व कर लूँगा, नहीं, आपको पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे बैच का पेपर इजी था या हमारे बैच का पेपर बहुत टफ था, शिफ्ट वाइज में टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन एमएसटी जो स्टेट सीईटी बोर्ड है वही करने वाले हैं एंड आपके ऊपर वो मान्य रहेगा। भले आप कितना भी बोलो कि अरे यार इसको मेरे से ज़्यादा परसेंटाइल मिल गया, गलत है, ये है, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो उन्होंने बोल दिया बस वही आपको मान्य रखना पड़ेगा। देयर इज़ नो डाउट, आप उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते।
इट इज़ वेरी क्लियर। मैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उस नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है कि लीगल जुरिडिक्शन की आपको कुछ कंप्लेन करना है या कुछ, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ लास्ट ये जो पेज है ये भी आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स फिजिकली जिनको कुछ प्रॉब्लम है एंड उनको राइटर्स चाहिए तो वो ये फॉर्म भरना पड़ेगा उनको, तो आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो गए रहेंगे। एंड मैं आपको ये दोनों PDF के लिए, जो भी BSc ऑनर वाले स्टूडेंट्स हैं और जो B या फार्मेसी के लिए स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, उनके लिए ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर किसी को और पढ़ना है तो आप वापस इसको पढ़ सकते हैं, बट मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।